नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की या फिर एमपी टेट की या अन्य किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइकोलॉजी आती है, तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए बिल्कुल ही ज़्यादा उपयोगी रहेगी। साथियों देखिएगा, संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है यहाँ पर। तो हम एक टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं, दूसरा टॉपिक अधिगम का है। तो अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं इस क्लास में देखने वाले हैं। देखिए, अधिगम का जो अर्थ है आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन जो यहाँ पर बताया जाने वाला है, जो चीज़ जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपके सामने की जाएगी, तो साथियों मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपने इतनी अच्छी तरह से पहले नहीं पढ़ रखा होगा। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। अधिगम का बड़ा टॉपिक है, सभी के लिए बेहद ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। इसके बाद में एक और वीडियो आ रहा है तो उसको भी तो देखिएगा। अधिगम का अर्थ आपने सभी ने पढ़ रखा होगा। अधिगम कह दो, सीखना कह दो, या इसको लर्निंग भी कहा जाता है। अब होता क्या है कि हम अधिगम को सामान्य रूप से 2-4 लाइनों में याद कर लेते हैं और उससे अपना काम नहीं चलता है। एग्ज़ाम में बाहर से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, फिर सोचते हैं कि यार हमने अधूरा पढ़ रखा था। तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ नहीं छुड़वाई जाएगी, सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट रूप से पढ़ाई जाएगी और एक एक शब्द के अर्थ को स्पष्ट किया जाएगा। साथियों तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम में जिस तरह से वर्तमान में प्रश्न बन रहे हैं उसी पैटर्न पर आधारित है ये क्लास। तो देखो, आपके सेकंड टॉपिक यहाँ पर मैंने साइकोलॉजी का लिया है, अधिगम का। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। क्या होता है साथियों? सीखना। तो नॉर्मली मतलब अधिगम, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं उसको ही क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। और अधिगम का शाब्दिक अर्थ भी सीखने से ही लिया जाता है मित्रों। इसमें आगे है, अर्थात व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन होते हैं उसको ही हम किसकी संज्ञा देते हैं? अधिगम की संज्ञा देते हैं। वांछित परिवर्तन का मतलब क्या? वांछित परिवर्तन वह परिवर्तन जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, यदि व्यवहार में वैसा ही परिवर्तन होता है तो उसको ही क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। साथियों जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाने का एक निश्चित उद्देश्य होता है कि भाई हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक इस परिवर्तन लाने के लिए कि इस प्रकार का बच्चों में परिवर्तन आ जाए, इसलिए बच्चों को हम शिक्षण करवा रहे हैं। तो वो ही क्या है? वांछित परिवर्तन है। वांछित परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम। वांछित परिवर्तन किस में आएगा? व्यवहार में आएगा। साथियों ठीक है, इस लाइन का मतलब सभी को क्लियर हुआ? सभी के इसका अर्थ तो भाई एक शाब्दिक अर्थ था, उसमें कोई ज़्यादा वाली बात नहीं थी, लेकिन सेकंड लाइन में आपको वांछित परिवर्तन का मतलब अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। एक एक शब्द को समझना है। देखिए, यहाँ एक बिंदु लिख रखा है, सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो मानव व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो भाई सीखना का मतलब यहाँ पर उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया से लिया जा रहा है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि जब तक हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं होता है हम नहीं सीखते हैं। मतलब सीखने के लिए उद्देश्य आवश्यक है, इसलिए सीखने को क्या माना जाता है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, कि किसी न किसी उद्देश्य के लिए हम सीखते हैं, हम अधिगम करते हैं और इससे हमारे मानव व्यवहार में, मतलब हमारे व्यवहार में क्या आता है साथियों? परिवर्तन आता है। तो ये भी क्या है? एक सीखना है। ये भी क्लियर है सभी के, ये लाइन भी। तो चलिए अगला बिंदु पढ़ते हैं। अगला बिंदु है, सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर का मतलब क्या होता है? लगातार, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि सीखना एक निश्चित समय बाद बंद हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मान लीजिए कि भाई हम जन्म से 15 साल तक तो सीखते रहे और उसके बाद में अचानक से सीखना ही बंद कर दिया, हम सीख ही नहीं पाए कुछ भी। तो ऐसा नहीं होता है, निरंतर चलती रहती है। कब तक चलती रहती है साथियों? ये जन्म से आरंभ होकर के जीवन पर्यंत, मतलब जितने साल तक हम जीवित रहते हैं तब तक सीखते रहते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह जन्म से आरंभ होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखना कब तक चलता रहता है? जन्म से आरंभ होता है सीखना। जब व्यक्ति का, जब एक शिशु जन्म लेता है तो वहीं से वो सीखना आरंभ करता है और जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती वो सीखता रहता है। इसलिए इसको जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया
माना जाता है। तो ये बिंदु भी सभी के क्लियर है, ये वाला बिंदु भी सभी ने क्लियर कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है सीखना जीवन भर चलता रहता है किंतु इसकी गति परिवर्तित होती रहती है। भाई यहीं से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में डायरेक्टली कि इनमें से कौन सा कथन सीखने के संबंध में सत्य है, सीखने के संबंध में सत्य नहीं है, सीखने के संबंध में असत्य है, कौन सी सीखने की विशेषता है, कौन सी नहीं है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्तमान में अलग अलग भर्तियों में। तो ये कॉमन चीज़ है सभी शिक्षक भर्तियों के लिए साथियों, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। देखो जीवन भर चलता रहता है, हमने यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ लिया था, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसकी गति क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित होती रहती है मतलब बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए कि आप जब विद्यालय में प्रवेश करने गए थे, आपने जब प्रवेश लिया था कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, जिस भी कक्षा में, तो शुरू में हम काफ़ी ज़्यादा सीखे थे, काफ़ी ज़्यादा। हम अनाराम, वर्णमाला जो है, गिनती है, पहाड़े हैं, बहरा खड़ी है इत्यादि सी जो चीज़ें हैं जल्दी ही सीख गए थे साथियों। लेकिन वो शुरुआत में सीखने की गति तीव्र थी, बाद में क्या होता है धीरे धीरे कम होती जाती है, फिर कुछ अवस्थाएं बाद बिल्कुल ही कम हो जाती है, फिर रुक जाती है, फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर तीव्र गति हो जाती है। ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीखने की गति कैसी होती है, परिवर्तित रहती है। मतलब एक सी गति नहीं रहती है कि आप जैसे शुरू में सीख रहे थे वैसे ही आगे भी सीखते ही रहोगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सीखने की गति कैसी होती है, परिवर्तित होती रहती है। तो सभी के ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप एक निश्चित तरीके से या निश्चित दायरे में ही सीखोगे, आप कहीं भी सीख सकते हो। इस दुनिया में सिर्फ आप ही नहीं सीख रहे हो, सभी सीखते हैं। तो सार्वभौमिक प्रक्रिया है मतलब सभी जगह पाई जाती है। तो अधिगम जो है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया इसलिए माना जाता है। चलिए अगला बिंदु देखेंगे। सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होता है। व्यक्तिगत रूप से भी हम कई सारी चीज़ों को सीखते हैं और सामाजिक रूप से भी हम कई सारी चीज़ों को सीखते हैं साथियों। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भाई सीखना कैसी प्रक्रिया है, तो व्यक्तिगत प्रक्रिया भी मानी जाती है और सामाजिक प्रक्रिया भी मानी जाती है। तो दोनों ही सीखने के अंतर्गत माना जाएगा। किस किस को, व्यक्तिगत प्रक्रिया को भी और सामाजिक, मतलब समाज में रहकर भी हम सीखते हैं और पर्सनली इंडिविजुअल जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत प्रक्रिया भी इसको माना जाता है और सामाजिक प्रक्रिया भी इसको माना जाता है साथियों। आगे बढ़ेंगे। अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होता है। भाई होता क्या है, कई बार हम सोचते हैं कि भाई यार सीखना सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है साथियों। पॉजिटिव तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन नेगेटिव भी सीखना होता है। मतलब सकारात्मक प्रक्रिया भी इसको माना जाता है, किसको, अधिगम को, सीखने को, और सीखने को नकारात्मक प्रक्रिया भी माना जाता है। तो सीखना कैसा होता है, सकारात्मक होने के साथ साथ सीखना नकारात्मक भी होता है। तो दोनों ही सीखने के अंतर्गत आ जाते हैं साथियों। अगला देखेंगे। सीखना सक्रिय व रचनात्मक प्रक्रिया होती है। सक्रिय मतलब जिसमें हम क्रिया करते हैं, सक्रिय रूप से एक्टिव रहकर किसी कार्य को कर रहे हैं, तो वो होता है सक्रिय। तो सीखना सक्रिय प्रक्रिया है और सीखना रचनात्मक प्रक्रिया भी होती है। रचनात्मक का मतलब क्या हुआ, किसी नई चीज को बनाना एक तरह से, ठीक है, जैसे सृजनात्मकता से संबंधित वर्ड है ये। तो रचनात्मक प्रक्रिया भी मानी जाती है इसको और सक्रिय प्रक्रिया भी इसको माना जाता है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपके क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। विवेकपूर्ण का मतलब क्या हुआ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हम सीखते हैं। विवेकपूर्ण का मतलब हम ये देखते हैं कि भाई यार इसमें क्या क्या इसके लाभ है, क्या क्या इसकी कमियां हैं, हम आगे पीछे का देख करके, मतलब जो फ़ायदा है जो नुकसान है उसको देखते हुए सीखते हैं। इसलिए सीखने को विवेकपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सीखना ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक प्रक्रिया है।
तो ज्ञानात्मक का संबंध हेड से लिया जाता है, मस्तिष्क से लिया जाता है। भावात्मक का संबंध किससे होता है? हमारे हार्ट से होता है, हृदय से होता है। और क्रियात्मक का संबंध हमारे हाथों से, हैंड से होता है। तो हम अपने मस्तिष्क के माध्यम से भी सीखते हैं, हमारी अनुभूतियों, हमारे भावों के माध्यम से भी सीखते हैं, और हम क्रिया करके क्रियात्मक रूप से भी ज्ञान को ग्रहण करते हैं साथियों। इसलिए सीखने को ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया माना जाता है। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है साथियों आपके ऊपर कि भाई आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आपने बिल्कुल जो ये चीज़ें पढ़ रहे हो आप वर्तमान में, ये पूर्णतः डिटेल से है। ये आप यूँ मान लीजिए, इसके अलावा और कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना ज़्यादा यहाँ पर इतनी अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ मैं, मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि भाई आपको क्लास कैसी लग रही है। चौथी क्लास है ये, 3 क्लास इसके पहले ले चुका हूँ, तो आप उसके लिए निश्चित रूप से ज़रूर कमेंट करिएगा। पूर्णतः नवीन, बिल्कुल शुरू से 0 लेवल से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ साइकोलॉजी की। तो पहली क्लास से पहली पढ़ा दी है, दूसरी तीसरी क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है उनकी, तो आप चाहो तो प्लेलिस्ट में से बाकी की पिछली क्लासों को भी देख सकते हो, और एंड स्क्रीन में भी आपको उसके वीडियो मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला बिंदु है, सीखने से समस्या समाधान होता है। बिल्कुल सही है ये भी। समस्या समाधान होने का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे सामने कोई समस्या उपस्थित हो जाती है, अब हम उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं और कुछ नया सीखते हैं, तो सीखने से समस्या समाधान भी होता है। ये भी सभी के क्लियर होगा साथियों। अगला, अधिगम को स्थानांतरित किया जा सकता है। भाई अधिगम कह दो या सीखना कह दो, अलग अलग तो है नहीं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये अधिगम भी लिख रखा है, सीखना भी लिख रखा है। तो अधिगम कह दो या सीखना कह दो, बात एक ही है। अधिगम को स्थानांतरित किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आपने रीट की तैयारी की है आपने, या फिर अन्य कोई शिक्षक भर्ती सीटेट की तैयारी कर रखी है, और यदि आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो तो उसमें भी साइकोलॉजी आती है। तो आपका जो पूर्व ज्ञान है रीट का, अदर स्टेट की टेट का या सीटेट का, आप किस में यूज कर रहे हो? फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में उसका यूज कर रहे हो। तो स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ज्ञान का? मतलब अधिगम को स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर है ये भी सभी के? चलिए आगे बढ़ेंगे। सीखना अनुभवों का संगठन है। अनुभवों का संगठन कैसे है सीखना? देखिएगा, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमारे पूर्व अनुभव भी निहित होते हैं साथियों। पूर्व अनुभव मतलब हमारा जो पूर्व ज्ञान है वो भी निहित होता है। तो जब नवीन कार्य करते हैं तो उन अनुभवों का प्रयोग करके नवीन कार्य को सीखने का प्रयास करते हैं, और हम जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए सीखने को क्या कहा जाता है? अनुभवों का संगठन कहा जाता है। क्लियर है ये बिंदु भी सभी के? चलिए अगला बिंदु देखेंगे। अधिगम में अनुभव शामिल होते हैं। तो यही लाइनें लगभग अनुभवों का संगठन अगर है तो अनुभव भी शामिल होंगे। अनुभव का मतलब अभी मैंने कुछ क्षण पहले ही बता दिया है कि हमारा जो पूर्व ज्ञान है, हमारे जो पूर्व अनुभव है, वो चीज़ें हम जब किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसमें भी यूज़ में लेते हैं। इसलिए सीखने में अनुभव भी शामिल किए जाते हैं साथियों। आगे है, अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है और यह निष्पादन से भिन्न है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। हालांकि एक एक लाइन से कहीं से भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में प्रश्न उठ के आ सकता है, किसी भी एग्जाम में साथियों, किसी भी मतलब शिक्षक भर्ती में जहां साइकोलॉजी आती है और अधिगम का पार्ट है। तो देखो, अनुमानित प्रक्रिया अधिगम को माना जाता है, और अधिगम और जो निष्पादन है, अधिगम मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, और निष्पादन को क्या कहा जाता है साथियों? परफॉर्मेंस। क्या कहा जाता है? परफॉर्मेंस निष्पादन को कहा जाता है। तो परफॉर्मेंस अलग है और लर्निंग अलग है, दोनों को अलग अलग माना जाता है। परफॉर्मेंस का मतलब अधिगम करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट बनता है वो हमारा परफॉर्मेंस से बनता है, और अधिगम में क्या होता है? रिजल्ट तो बाद में बनता है, परफॉर्मेंस बाद में करते हैं, सीखते तो पहले हैं हम। इसलिए अधिगम को और निष्पादन को अलग अलग माना जाता है। दोनों क्या है? भिन्न है। अधिगम को एक अनुमानित प्रक्रिया माना जाता है कि अनुमान पर आधारित होती है, हमारी सोच पर आधारित होती है साथियों। अगला इसका बिंदु है, अधिगम प्रक्रिया है परिणाम नहीं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है। इसमें एक प्रश्न बना था कि अधिगम है या सीखना है? अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम परिणाम है। परिणाम की जगह उत्पाद था, वहां पर क्या था? उत्पाद।
कि अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम उत्पाद है, अधिगम प्रक्रिया व उत्पाद दोनों हैं, अधिगम प्रक्रिया व उत्पाद दोनों नहीं है। इस प्रकार से एक प्रश्न था, तो इसमें बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ आपसे कि लर्निंग इज ए प्रोसेसिंग नॉट प्रोडक्ट, मतलब अधिगम सिर्फ एक प्रक्रिया है, परिणाम या उत्पाद नहीं होता है। अधिगम के बाद में, अधिगम के फलस्वरूप जो प्राप्त करते हैं वो कहलाता है परिणाम या उत्पाद। तो इसलिए इस बिंदु को विशेष तौर पे आपको याद रखना है कि अधिगम क्या है, सिर्फ एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं है साथियों। ठीक है, अच्छी तरह से इस बिंदु को याद रखना है सभी को। आगे बढ़ेंगे। अधिगम में अर्थ निर्माण होता है। अर्थ निर्माण का मतलब किससे लिया जाता है, समझना इस बात को भी अच्छी तरह से। अर्थ निर्माण का मतलब है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, किसी कार्य को सीखते हैं, किसी चीज़ के प्रति हम क्रिया करते हैं, सीखते हैं, व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो हम जब सीख जाते हैं तो एक अर्थ निर्माण होगा। अर्थ निर्माण मतलब कि हाँ यार, इस कार्य को ऐसे किया जाता है, हम पहले गलत कर रहे थे, हमारे माइंड में एक थीम बन जाती है, ताकि आगे जब भी भविष्य में वो कार्य करें तो हम उसी तरीके से उस कार्य को करते हैं और सफल हो जाते हैं। तो हमारे माइंड में एक संरचना ज्ञान की बन जाती है, वो ही होता है साथियों अधिगम में क्या होता है, अर्थ निर्माण होता है। क्लियर है ये बिंदु भी सभी के। चलिए अगला बिंदु देखेंगे। अगला बिंदु है अनअधिगम भी अधिगम की प्रक्रिया है, अर्थात त्रुटियां अधिगम का भाग है। तो यहाँ पर यहाँ से भी प्रश्न उठा लिया गया था कि भाई अनअधिगम भी सीखना है, तो बिल्कुल अनअधिगम भी सीखना होता है, क्योंकि अनअधिगम का मतलब किससे लिया जाता है, जो हम सीखने में त्रुटियां करते हैं, जो गलतियां करते हैं, तो वो भी अधिगम का ही एक भाग होती है, क्योंकि त्रुटियां या गलतियां भी सीखने का ही एक भाग माना जाता है साथियों। इसलिए अनअधिगम भी अधिगम की एक प्रक्रिया होती है। तो हमेशा इस बात को याद रखना है कि त्रुटियां किसका भाग होती है, सीखने में। एक बालक मान लीजिए सीख रहा है, अब उसको हम गिनती सिखा रहे हैं, गिनती के बाद में जोड़ घटाव गुणा भाग सिखा रहे हैं, तो गलतियां तो करना है, 100% करना है साथियों, आप सभी को पता है इस चीज़ की। तो शुरू में गलतियां भी होती है, क्योंकि गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे, इस चीज़ को तो आप जानते हो। तो मतलब त्रुटियां किसका भाग होती है, अधिगम का ही एक भाग होती है। चलिए अगला बिंदु देखेंगे। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि जटिल प्रक्रिया क्यों मानी जाती है, इसमें व्यक्ति कार्य करता है, इसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, अर्थ निर्माण करता है, इसमें व्यक्ति कुछ नया सीखता है, इसलिए अधिगम को एक जटिल प्रक्रिया भी माना जाता है। अगला बिंदु है अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। व्यक्ति समायोजन करता है, अधिगम के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, समायोजन करता है, क्योंकि उसका जो पुराना ज्ञान है, पुरानी सोच है, वो बदलती है। तो सोच को बदलना, व्यवहार को बदलना, तो मतलब कहीं ना कहीं वो खुद के साथ में या दूसरों के साथ में समायोजन जरूर करता है जब वो किसी भी चीज़ को सीखता है। इसलिए अधिगम को समायोजन की प्रक्रिया भी माना जाता है मित्रों। आगे बढ़ेंगे। सीखना नया कार्य करना है। नया कार्य करने का मतलब किससे लिया जाता है कि भाई हम किसी भी चीज़ को अगर पहले से ही हमें पहले कोई चीज़ आती है तो उसको दोबारा थोड़ी सीखेंगे, उसको तो तुरंत कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश में अपना नाम लिखना आता है, इंग्लिश में किसी और का भी नाम लिख देते हो, तो आप फिर वापस सीखोगे क्या, उस चीज़ को नहीं सीखोगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को पहले सीख रखा है। तो सीखने के लिए हमारे सामने कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी स्थिति होना चाहिए जो हमारे साथ पहले घटित नहीं हुई हो, तभी तो हम कुछ सीखेंगे। इसलिए सीखने को एक नया कार्य माना जाता है साथियों। ये बिंदु भी सभी के क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम वर्तुलाकार प्रक्रिया है। वर्तुलाकार, एक होती है रेखीय प्रक्रिया और एक होती है वर्तुलाकार प्रक्रिया। तो अधिगम रेखीय प्रक्रिया नहीं है, अधिगम को वर्तुलाकार प्रक्रिया माना जाता है साथियों। कैसी प्रक्रिया माना जाता है, वर्तुलाकार प्रक्रिया इसको माना जाता है, रेखीय नहीं माना जाता है। इन दोनों को विशेष तौर पे आपको याद रखना है। यहाँ मैंने एक नोट लिख रखा है कि अधिगम में थकान, बीमारी, दवा भी आ सकता है। यहाँ पर वह परिपक्वता से हुए परिवर्तन शामिल नहीं है, लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसका अच्छी तरह से अर्थ समझ लेना। अधिगम में थकान से कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसको सीखना कभी भी नहीं कहा जाता है। हमें कोई बीमारी है, उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो उसको भी सीखना नहीं कहते हैं। परिपक्वता से परिवर्तन आ रहा है तो उसको भी सीखना नहीं कहते हैं। कोई हमने दवाई गोली वगैरह कुछ खाई है और उससे हमारे व्यवहार में, जैसे एक शराबी है,
शराब पीने से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो क्या उसको सीखना कहेंगे? उसको सीखना नहीं कहेंगे साथियों, क्योंकि दवाई वगैरह, नशीली चीज़ें हैं, बीमारी है, थकान है, परिपक्वता है, इनसे जो परिवर्तन आता है उसको अधिगम में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और लाइन लिख रखी है कि परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। परिपक्वता से जो परिवर्तन होते हैं वो सीखना नहीं है, लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है और परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों के अंतर्गत शामिल होती है साथियों। क्यों, जैसे मान लीजिए एक 10 साल का बालक है, उसको आप कोई सवाल सिखा रहे हो, नहीं सीख रहा है, जब उसकी उम्र 20 साल की हो जाएगी तो तब उस सवाल को सिखाओगे तो वो सीख जाता है। तो ये किसके कारण हुआ? तो फिर ये परिपक्वता के कारण हुआ है। मतलब परिपक्वता से परिवर्तन को अधिगम में नहीं रखेंगे, लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बालक है, परिपक्व हुआ है, उसके दाढ़ी मूंछ चाहिए, तो क्या ये अधिगम है? नहीं है साथियों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं अधिगम की परिभाषाओं को। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की एक एक फैक्ट को, और लगभग जितनी जानकारी है ये आपने पढ़ रखी है ना ये इधर, तो ये सारी चीज़ें एक जगह पर मिलना बहुत मुश्किल है साथियों, बहुत ही मुश्किल है एक जगह पर मिलना ये चीज़ें। और यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है, आपको ये सारी चीज़ें प्रदान की जा रही है, तो अधिक से अधिक इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बात करेंगे अधिगम की परिभाषाओं की, तो यहाँ मैंने 8-10 परिभाषा लिख रखी है, उनको भी कंठस्थ अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग परिभाषा आती है तो इन्हीं में से आ जाती है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट परिभाषा मैंने यहाँ लिख दी है। तो पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने कहा है आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। जो हमारी आदत है, ज्ञान है और अभिवृत्तियां हैं, इनका अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ऐसा क्रो एंड क्रो का मानना है। तो ये परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की। दूसरी परिभाषा है गिलफोर्ड की। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाते हैं। मतलब हम कोई व्यवहार करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, उससे हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो ही क्या है? अधिगम है। ऐसा गिलफोर्ड ने कहा है। तो ये परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड की है साथियों। तीसरी परिभाषा है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम होता है। जो नवीन ज्ञान हम सीखते हैं, नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करते हैं, उसको ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ऐसा वुडवर्थ का मानना है। चौथी परिभाषा है B.F. स्किनर का। B.F. स्किनर ने क्या है? ब्रूसस फ्रेडरिक स्किनर, इनका पूरा B.A. नहीं B.F. है यहाँ पर, है ना। तो B.F. स्किनर का कहना है सीखना व्यवहार में अनुकूलन है। व्यवहार में किसी चीज़ को हम अनुकूलित कर लेते हैं तो वही क्या है? सीखना है। ऐसा B.F. स्किनर ने माना है। पांचवा है चार्ल्स स्किनर की परिभाषा। चार्ल्स स्किनर और B.F. स्किनर दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। चार्ल्स स्किनर ने क्या कहा है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो सीखने को व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया किसने माना है? चार्ल्स स्किनर ने माना है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट परिभाषा है गेस्टाल्टवाद की। तो गेस्टाल्टवाद में क्या है होता है? इसमें समग्राकृति पर बल दिया जाता है। बोलने में कुछ कंफ्यूज, समग्र प्लस आकृति, समग्राकृति जिसको हम कहते हैं। तो देखो सीखना कैसा होता है? अचानक होता है। इन्होंने अंतर्दृष्टि पर बल दिया है। तो सीखना कैसा होता है? अचानक समस्या समाधान पर ही ये बल देते हैं साथियों, इसलिए इन्होंने क्या कह दिया कि सीखना अचानक होता है। ये गेस्टाल्टवाद ने कहा है। नेक्स्ट सातवीं परिभाषा है अब्राहम मेस्लो की। तो अब्राहम मेस्लो का कहना है सीखना आवश्यकताओं का प्रतिफल है, क्योंकि मेस्लो ने आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया था साथियों। तो मूल आवश्यकताओं का सिद्धांत इन्होंने दिया, तो इन्होंने उसी आधार पर परिभाषा भी दे दी कि आवश्यकताओं का प्रतिफल है। मानव के विभिन्न प्रकार की आवश्यकता होती है और इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ही व्यक्ति सीखता है, इसलिए सीखना आवश्यकताओं का प्रतिफल है, ऐसा अब्राहम मेस्लो के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट शेपर की परिभाषा है। तो शेपर ने कहा है वातावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया ही अधिगम है। हम वातावरण के साथ समायोजन करते हैं तो उसकी वो जो प्रोसेसिंग होती है उसको ही हम सीखना कहते हैं, ये शेपर ने कहा है। अगली परिभाषा गेट्स व अन्य की है। गेट्स व अन्य ने क्या कहा है? अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। हमारे जो अनुभव है, हम जो प्रशिक्षण लेते हैं, इससे हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही अधिगम कहलाता है, ऐसा गेट्स व अन्य का मानना है। नेक्स्ट है क्रोनबेक। तो क्रोनबेक का क्या कहना है? क्रोनबेक इस प्रकार से लिखा था, है ना, क्रोनबेक। तो देखो सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है।
अनुभव के परिणाम स्वरूप हम विभिन्न चीज़ों को अनुभव करते हैं, विभिन्न चीज़ों का, उसके परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसको ही सीखना कहा जाता है, ऐसा क्रोनबेक का कहना था। तो ये 10 परिभाषा यहाँ पर 10 क्या सॉरी 9 7 8 9 10 हाँ 10 परिभाषा यहाँ पर मैंने अधिगम की लिखी है। और अधिगम की जो विशेषताएं कह दो, अर्थ कह दो कि अधिगम क्या होता है, तो इस चीज़ को भी लगभग मैंने 20 बिंदुओं से आपके सामने स्पष्ट किया है ऊपर। तो आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। और फिर भी कोई कमी नज़र आती है तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आप सभी के कमेंटों के जवाब पर्सनली आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।